सो हेलो गायस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी कॉर्नर विद शिवांग। सो गायस, मैं हूं शिवांग शुक्ला और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ टॉपिक्स, जो कि ये वीडियो की पार्ट थर्ड है। ये वीडियो हमारी पार्ट थर्ड है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स है जो एक्सप्लेन करूँगा। सो हेयर गैस, पार्ट टू में हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे। अब पार्ट थर्ड में हम अगर ऐसे लिखे तो यहाँ पे थर्ड में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो पैकिंग इन आ सॉलिड्स, रिलेशन बिटवीन आर यानी रेडियस, इज यानी ए एंड देयर डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस डी। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड पढ़ेंगे। सो गैस, ये पूरी इस वीडियो में ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये टॉपिक्स पार्ट टू में कवर की थी और ये टॉपिक्स हमने पार्ट वन में कवर की थी। सो गाइस, अब जा रहे हैं हम पढ़ने क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सो गाइस, यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। सो ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये हमारा एक फर्स्ट इस वीडियो का पहला टॉपिक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एटम्स अगर चाहता है, मतलब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि अगर कोई भी एटम चाहता है, मान लीजिए कोई ये क्रिस्टल लैटिस है, कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयनिक कंपाउंड कोई भी हो, अगर वो कंपाउंड फॉर्म करना चाहता है, वो सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में आना चाहता है, वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है, तो वो हर एक एटम और हर एक मॉलिक्यूल ये चाहता है कि वो कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करें, कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करें। ऐसे कम से कम जितना कम हो सके उतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करें। पर इनके ऐसे ऑक्यूपाइड करने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ स्पेस खाली रह गया होगा। आपको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इसे कुछ ऐसे स्पेस है जो खाली रह गए हैं। ये स्पेस खाली रह गए हैं, इन्हें हम कहते हैं, इन जो स्पेस ये खाली रह गए हैं इनके बीच में ये इनको हम बोलते हैं वॉइड। इनको हम क्या बोलते हैं? वॉइड। इसको हम बोलते हैं वॉइड। तो मतलब हर एक एटम चाहता है कि मैं इतने अच्छे से टाइटली हर क्रिस्टल लैटिस में हो जाऊं कि ये जो वाइड्स हैं बहुत ही कम फॉर्म्ड हो, बहुत ही कम ये वाइड फॉर्म्ड हो। तो आप समझ सकते हैं, बस यही, तभी इस टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड मतलब पास, पैक्ड मतलब पैक्ड, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन्हें कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्लासीफाई करें तो अगर ऐसे कर सकते हैं। सो हियर closed packed structure in one dimension, closed packed structure in two dimension, closed packed structure in three dimension। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब मैंने आपको समझाया था कि हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कंपाउंड अगर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है तो वो हर चाहता है कि मैं कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करके अपना जगह बना लूँ, कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करके मैं अपनी जगह बना लूँ। तो आप देखिए, आप कितने, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। मैं अभी आपको इसको डीपली एक्सप्लेन, फर्दर क्लासीफाइड करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो बिल्कुल आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन में कैसे होता है। तो अब हेडिंग लगाते हैं हम यहाँ पे, इन वन डायमेंशन। इसका मतलब है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन
वन डायमेंशन, ये ध्यान दीजिएगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब हम मॉलिक्यूल्स को, ये मान लीजिए हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम एक स्ट्रेट लाइन में रखे ना, हॉरिजॉन्टल में रखते जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सो ये फॉर्म कर रहे हैं। अब ये हम क्या है, ये वन डायमेंशन मतलब वन रो, ये देखिए कंटिन्यूअस वन रो फॉर्म कर रही है, कंटिन्यूअस वन रो फॉर्म कर रही है। तो ये क्या है, अब ये इसको देखिए, ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही को, मतलब वन वन मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर ना नीचे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसीलिए ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन है। इसीलिए क्या है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। अब देखिए, मान लीजिए हमने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा पकड़ा तो इसके एक बगल में है मॉलिक्यूल एक, और इसके एक इधर, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ नंबर हुआ 2, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 2। ऐसे ही टू डायमेंशन मतलब 2 रोज। ओके, इसको मैं आगे समझाने जा रहा हूँ। सो हेलो गाइस, तो अब हम ये इसके 2 पार्ट पे हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे हम कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन तो हमने पढ़ लिया था, अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन की। मान लीजिए कोई 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, ठीक है। वो क्या है, पहली पॉसिबिलिटी कि ये बनाती है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम SCP। ये सॉलिड स्टेट के पूरे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो बहुत ही ज़्यादा इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या कहते हैं, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसके सब नाम से ऑटोमेटिक सब क्लियर हो रहा है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई एटम मान लीजिए ये लीजिए मॉलिक्यूल हमने उठाया, ये मॉलिक्यूल उठाया, पहले हम 1 डायमेंशन बना रहे हैं, 1 डायमेंशन बना लिया मैंने, ये देखिए हम 1 डायमेंशन बना रहे हैं, 1 डायमेंशन बनाया। अब इसी के नीचे हम एक और रो ऐसी लगा दे रहे, सेम रो सेम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर अटैच्ड। ये देखिए, ये हम कंटिन्यूअस फॉर्म कर रहे हैं, सेम एक के नीचे एक, 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 एक के नीचे एक। ये देखिए, अगर हम इस रो को ए टाइप कह रहे हैं तो ये भी ए टाइप हुई, ये भी ए टाइप हुई। ओके, तो ये सब एक टाइप की, देखिए सब एक टाइप की। अगर हम कोई बीच में कोई भी आइटम अगर हम चूज करना चाहें, सब एक टाइप की हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए ये कोई आइटम लिया, ये कोई आइटम लिया, ये कोई आइटम लिया, तो ये देखिए ऐसा करें तो ये स्क्वायर बना रहे हैं। ये कोई आइटम लिया, ये कोई आइटम लिया, ये कोई लिया, देखिए ये स्क्वायर बना रहे हैं, ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो यानी ये स्क्वायर स्क्वायर हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, क्लोजली अटैच्ड हैं और क्लोजली पैक्ड है, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी SCP। स्क्वायर, S मतलब स्क्वायर, C मतलब क्लोज, P मतलब पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर यहाँ पे हम एक आइटम को पकड़ते हैं तो इसके आगे पीछे कितने हैं, एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम। सो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। ठीक है, ये हमने पढ़ ली पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और एक और है, इसको इसी रो को अगर हम यहाँ पे, 1 मिनट मैं हेडिंग लगा दूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे लिखा पॉसिबिलिटी नंबर 2, ध्यान दीजिए वो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसको हम इसके फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हेक्सागोनल यानी HCP। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? SCP या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे SCP। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए पहली तो रो तो हमने A टाइप लिखी, ये हमने पहली रो तो A टाइप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, पर दूसरी जो है इन दोनों के बीच में एक आइटम रख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक आइटम, इन दोनों के बीच में आइटम, इन दोनों के बीच में आइटम, इन दोनों के बीच में, ये देखिए जस्ट लाइक दिस हाउ आई वॉज पुटिंग। सो गैस अब यही इसी टाइप का, जैसे ये A टाइप है, आप जैसे इसको ऐसे ही रखना है, ये सो गैस ये इस तरीके से कुछ है। अब फिर इसके नीचे ये ओके। अब देखिए, ये इसको A टाइप कह सकते हैं, इसको B टाइप कह सकते हैं, फिर इसको A टाइप कह सकते हैं, फिर इसको B टाइप कह सकते हैं। सो इसीलिए अब यहाँ पे अगर हम कोई एक आइटम अगर हमने ऐसे पकड़ा, अगर हमने कोई ये एक आइटम ऐसे पकड़ा, तो आप देख रहे होंगे कोई भी अगर हम यहाँ पे पकड़ लें ए, सो गैस अगर कोई भी हम आइटम मान लीजिए पकड़ ले रहे हैं, मान लीजिए हम कोई यहाँ ये या कोई हम ये पकड़ लें, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो ये देखिए और 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 ये देखिए, तो ये ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म कर रहा है। इसको पकड़ लें तो अगर हम पकड़ लें, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है, कंटिन्यूस ऐसे फॉर्म कर रहा है। तो मतलब ये 6 एटम्स इससे अटैच्ड हो रहे हैं, कंटिन्यूस ऐसे अटैच हो रहे हैं। मेरा इतना क्लियर बन नहीं पाया है 3D में, लेकिन इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह होती है। तो गैस ऐसा कोई नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट बने। सो गैस अब ये A B फॉर्म बनाएंगे। तो मतलब पहले तो हमने भी यहाँ पे पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी SCP। सो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखिए बना रहे हैं। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं इन 2 डायमेंशन, मतलब इन 2 डायमेंशन। अब देखिए हाँ, ये इन 2 डायमेंशन। अब ये हमारी हो गई, ये हमने बात कर ली पार्ट 2 मतलब टाइप 2 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट डाले दे रहे हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। सो गैस मैं एक चीज़ बताना पड़ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे यहाँ पे मैंने देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, बट मैंने यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताया। सो हेयर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, क्योंकि देखिए ये अगर हमने एक सेंट्रल एटम लेते हैं तो उसके 6 एटम सराउंडेड हैं, एक एटम लिया तो 6 एटम सराउंडेड हैं इसके। सो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 6। अब हम बात करते हैं क्लोज स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशनल। अब देखिए हमने बताया था कि जो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जो बनते हैं उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पॉसिबिलिटी 1, ये तो SCP बनाते हैं, SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक। और ऐसे ही 3D बनाते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब आप पहले हम बात करने जा रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन, वो भी किससे? पॉसिबिलिटी 1 SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ऐसे में क्या होता है, फ्रॉम स्क्वायर क्लोज स्ट्रक्चर मतलब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशनल फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिट्टो करते बिल्कुल यही हैं, बस हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये सब 3D में होता है, 3 डायमेंशनल में होता है, मतलब XYZ तीनों प्लेन में होता है, 3 डायमेंशनल प्लेन में होता है। ऐसे ही जस्ट ये
ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हैं ये 3D में है, बस एक के ऊपर है, एक के ऊपर एक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ए टाइप बना रहा है। बस ये 3 डायमेंशनल में होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके सेकंड पॉइंट में ज़्यादा खास है, जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है इन 3 डायमेंशन। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। तो बस आप देखिए, एक SCP होता है, एक HCP होता है। तो HCP मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे SCP डाल देते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी HCP। अब देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वाइड जनरेट होते हैं, और इसे जो वाइड जनरेट होते हैं इसको हमको समझना होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और इन वाइड्स पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो भी NCERT का। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये बनाया, एक एटम। मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़ा बड़ा बना रहा हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए ये कोई एटम है, हमने उठाया इसे ऐसे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। अब इसी को SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये हमने ए टाइप ले लिया, मान लीजिए ए आइटम ले लिया, ये ए टाइप ले लिया। अब जस्ट इसी के नीचे हमने एक एटम पेस्ट कर दिया, just below it we have put it one atom, just like this. So here now we again putting a one type a type row here, just like this. We can name this row just like a B type or A type also. So here हम बताने जा रहे हैं, अब ये इसको हम कह सकते हैं B type, B type. Again we can name this A type. क्योंकि ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, आप देख सकते हैं इसके नीचे है, ठीक है। लेकिन ये जो होगी ये अलग रो बना रही है। अब एक और इसके नीचे हम फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम फॉर्म नहीं कर सकते, बना सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए, जस्ट लाइक दिस, ये। तो इसको हम फिर कह सकते हैं बी टाइप। तो ये बी टाइप रोफन की, ये सब 3 डायमेंशनल में है, XYZ तीनों प्लेन में है। ध्यान दीजिएगा, XYZ, यहाँ पे मैं बता दूँ XYZ ये तीनों प्लेन में है, इसलिए 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, यहाँ पे देखिए कुछ स्पेस खाली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत स्पेस खाली है, ये सब स्पेस खाली हैं। इसको ब्लू पेन से डॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप स्पेस इसके खाली हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इनके स्पेस ये सब खाली हैं। मुझसे हो सकता है 3D में नहीं अच्छे से बन पा रहा हो, लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये इनके स्पेस खाली हैं। देखिए, अब ये जो होते हैं एक फॉर्म करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, एक फॉर्म करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड, मतलब 2 टाइप्स के वाइड फॉर्म करते हैं। ये 2 टाइप्स के वाइड फॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे नेम लिखे दे रहा हूँ,
वाइड मतलब ये जो इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में जो स्पेस होता है इन्हें हम वाइड्स कहते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। ये बनते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म करते हैं। सो जो हमारा टेट्राहेड्रल वाइड होता है, जो जितनी वाइड जनरेट करता है, जितनी भी वाइड जनरेट करता है, जो हमारा जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड और द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जनरेट करता है वो 2 टाइम्स होता है मॉलिक्यूल्स के। मतलब मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इनको समझाऊंगा, इन पे मैं आऊँगा, पर मैं एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो इनके द्वारा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाया जाता है। तो जो टेट्राहेड्रल वाइड बनता है किसी भी लैटिस का, किसी भी एटम्स का, वो 2 टाइम्स होता है। और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जस्ट इक्वल होता है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल होता है वो उसका 2 टाइम्स होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहीं कॉपी में अलग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट डाल करके। नोट, ठीक है। अब हम अगेन इस टॉपिक पे आ रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जैसे ये हैं, तो ये यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल बनाएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनाएगा, यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, फिर यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल बनाएगा, फिर यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, फिर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनाएगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, अगेन नहीं करेगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल, फिर यहाँ पे जो अगेन फॉर्म करेगा इसके यहाँ पे टेट्राहेड्रल। तो आप देख सकते हैं, जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ये यहाँ पे फिर टेट्राहेड्रल आएगा, टेट्राहेड्रल यहाँ ऑक्टाहेड्रल। सो ऐसे ये वाइड्स बनाता है, ऐसे ये वाइड्स बनाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये देख सकते हैं आप ऐसे। तो इनमें स्पेस रह जाते हैं, ये जो वैकेंट स्पेस रह जाते हैं इनको बताने जा रहा हूँ। ये जो वैकेंट स्पेस रहते हैं, ध्यान से दीजिएगा, ये जो वैकेंट स्पेस होते हैं इन्हें ही हम वाइड्स कहते हैं। ये जो एटम्स के बीच में वैकेंट स्पेस, यानी वैकेंट मतलब हिंदी मीनिंग खाली, जो खाली स्पेस रह जाते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वाइड्स कहते हैं, इन्हें वाइड्स कहते हैं। और इन 3D ये जो होते हैं टू डायमेंशनल में नहीं होते हैं, ना ही 1 डायमेंशनल, सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल में होते हैं, वो भी किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, SCP में नहीं, सिर्फ HCP में, ठीक है। 2 टाइप्स के फॉर जनरेट करते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम के ट्वाइस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं जस्ट इनके इक्वल होते हैं। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया है। मैं यहाँ पे इसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको समझाने जा रहा हूँ। सो गाइस क्वेश्चन इज हेयर, जैसे मैंने आपको समझाया था टेट्राहेड्रल वाइड का 2n हो और ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n है जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। मैंने आपको पहले समझाया था फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में, और जो एजेस में होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इंपॉर्टेंट नोट डाल के मैंने लिखाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेनिंग एटम ए एंड बी क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक एटम ए है और बी है, उसको क्रिस्टलाइज किया गया है क्यूबिक स्ट्रक्चर में। द एटम ए, जो एटम ए है प्रेजेंट है वो है किसी कॉर्नर पे, जो वाइल जबकि एटम बी है जो प्रेजेंट है किसी के फेस सेंटर में, क्रिस्टल लैटिस है किसी के फेस सेंटर में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। सो गाइस सोल्यूशन इज हेयर। जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन ऑफ किसी भी एटम का टुवर्ड लैटिस एट द कॉर्नर होता है 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कॉर्नर्स, 8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो हेयर 1 एटम बनाया इसने, और किसी भी कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी टुवर्ड यूनिट सेल
तो किस फेज 6 होते हैं, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए 3 एटम. सो हियर फॉर्मूला इज AB3. तो दिस इज आवर आंसर. सो गाइस, हमने अपना ये पैकिंग इन अ सॉलिड ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. अब चल रहे हैं अपने इस टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन आर रेडियस इज ए एंड नेबरिंग डिस्टेंस डी. इस टॉपिक के बारे में चल रहे हैं. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. आप इसको बस इसके मेन फॉर्मूले को याद रखिएगा. आपके लिए फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि इसकी डेरिवेशन. तो मैं डेरिवेशन में आपको फॉर्मूला हाईलाइट कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा. मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा. सो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं. सो गाइस, हमारी यहाँ पे हेडिंग है रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी रेडियस आर ऑफ द एटम एंड इच ए ऑफ यूनिट सेल. अब हम पढ़ेंगे, मतलब कोई भी अगर हम यूनिट सेल लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर हम यहाँ पे कोई भी यूनिट सेल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई यूनिट सेल लिया, यहाँ पे कोई यूनिट सेल हमने अगर लिया जस्ट लाइक दिस, तो अगर इसकी इज लेंथ ए है, ठीक, और यहाँ पे ये मान लीजिए एटम्स हैं, इनकी रेडियस आर है, और इन एटम्स के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कोई ये हो गया, तो डी हमने कोई ले ली, मान लीजिए कहीं ले ली. तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है. अगर पूरे एटम की, इस पूरे एटम की अगर हमें रेडियस पूछनी हो, तो बतानी हो, तो हम क्या बताएंगे. यही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. वो भी इसके 3 केसेस हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो यही मैंने आपको बताने जा रहा हूँ. सो आप देखिएगा, यहाँ पे है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मैंने आपको वो स्ट्रक्चर बताया था जिसके ओनली कॉर्नर्स पे ही एटम हो, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम हो, उनको हमने क्या बताया था, सिंपल क्यूबिक. मैंने आपको पहले बताया था. सिंपल क्यूब में क्या था, एज लेंथ ए होती है, तो उसकी हाफ हो गई इसकी रेडियस. इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. तो अगर आपसे कोई भी आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि रेडियस ऑफ एटम ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सेल, तो आप क्या बताएंगे, आर इज इक्वल टू ए बाई 2. फेस सेंटर्ड अब आते हैं हम लोग. फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल मतलब जिसके फेस पे हो, फेस सेंटर्ड मतलब जिसके फेस पे एटम हो, जस्ट लाइक दिस, इसके फेस पे एटम हो, जस्ट लाइक दिस. फेस पे एटम और कॉर्नर्स पे तो ऑटोमेटिकली होते हैं, ये आप देखिए कॉर्नर्स पे ऑटोमेटिक होते हैं. तो इसकी रेडियस ये हुई आर, ये इसकी रेडियस क्या हुई आर, ये इसकी डायमीटर को मिला करके हुई 2r. ओके, ये हुई 2r. फिर इसकी रेडियस को मिला दी क्या हुई r. तो ये इसके आप देख सकते हैं इसके डायगोनल के इक्वल है कि नहीं है, डायगोनल के इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, अब हम लिख सकते हैं डायगोनल इज इक्वल टू √2a होता है. ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई बताने वाले नहीं है. और डायगोनल है किसके इक्वल, 1r 2r 2r 4r इज इक्वल टू 2a. फाइंड क्या करनी है हमको, रेडियस. ये प्रूफ करना है, ये को क्या करना है, प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4r, और तो r इज इक्वल टू √2/4 ये हम लिख सकते हैं. तो हम 4 को क्या लिखते हैं, √2a/2 मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, तो ये से ये कट गया, तो नीचे बचा a इज इक्वल टू 2√2. आप देख सकते हैं ये इजिली प्रूफ हो गया है, हमें रेडियस मिल गई है. हमें रेडियस क्या मिल गई है, a/2√2. ये देखिए कितना इजी है, मैंने कितना आपको इजीली वे से समझा दिया है. अगर आप बुकिश की लैंग्वेज से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, और इतना इजी कहीं नहीं समझाया गया है. सो अब एक और पार्ट बचा, हमने पढ़ लिया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC, और SCP. इसको हम लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब SCS भी लिख सकते हैं. ओके, और इसको FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. ठीक है, या ओके. अब हम इसको आगे समझाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिएगा थर्ड टॉपिक.
पार्ट है, इसका टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड। आप नाम से समझ रहे हो, बॉडी के सेंटर पे देखिए मैंने एक छोटा सा बनाया है बॉडी के सेंटर पे। इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखा दूँ तो ये देखिए कुछ ऐसा है, बॉडी के सेंटर पे है, बॉडी के सेंटर पे है, ये देख सकते हैं आप, बॉडी के सेंटर पे है। तो अब इसकी हम रेडियस हमको ये प्रूव करनी है, हमको इसकी रेडियस ये प्रूव करनी है। तो मैं इसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैसे करें। अब हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, डी इसको नाम देते हैं D, ABDC, ABCD, ठीक। तो इसको हम नाम देते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, ये उठाते हैं ऊपर से, ये उठाते हैं, ठीक। तो अब हमको रेडियस पता, ऐसी इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स में BCC में, तो इसकी रेडियस ऐसे। तो अब मैं लिखेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। तो जो CD है हमारा, CD है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √ AC² प्लस AD² AC²। जस्ट आप देखिए जैसे जैसे मैंने PG थ्योरम लगाई है इसमें, AC² AD² CD², ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं CD², अभी CD को हम फाइंड करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने लिखा A² और ये हो गया 2A के इक्वल, सो इसको हम लिख सकते हैं 3A²। अगर यहाँ पे 3A², इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A√3, ठीक है। सो अब जो हमारी जो एटम्स की नेबरिंग डिस्टेंस है यानी D, सो जब हमने आपको स्टार्टिंग में इसका एक्सप्लेन किया था रिलेशन बिटवीन R, A एंड D, तो उससे D है नेबरिंग डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। तो D हमारा जो है वो हमारा CD/2 है। CD हमारा क्या था, A√3/2 लिख दिया। जो R हमारा होता है वो D/2 होता है। R रेडियस जो होता है, नेबरिंग डिस्टेंस होता है डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है हमेशा, डायमीटर जो है हमारा होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, जो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ होती है। सो इसको हम डायमीटर क्या था हमारा, ये A/√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये क्या हो गया हमारा A√3/4। यही हमको प्रूव करना, तो ये हमारे अच्छे से प्रूव हो गई है। सो R = दिस, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ये हमने अच्छे से उसको प्रूव कर लिया है। यही हमारा BCC की रेडियस है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसको अब याद रखना है, डेरिवेशन नहीं, लेकिन इसका ये रेडियस आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। अब हमने कंप्लीट कर लिया है रिलेशन बिटवीन R, एज एंड डिस्टेंस। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जाने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करें। ये भी थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल, इस पूरे चैप्टर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं। तो इन वैसे भी बोर्ड्स में जो होता है 1-2 नंबर, या कभी कभी इसमें अगर आ जाए तो डेंसिटी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला 5 नंबर का। वैसे कोई ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा नहीं जाता है आप में। सो यूपी बोर्ड्स के भी हमारे यहाँ बच्चे होंगे, CBSE के भी होंगे। तो इस सबसे कॉन्सेप्चुअल वाला ज़्यादा है, मतलब इसके MCQs ज़्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसकी रेडियस मैंने बिल्कुल जस्ट आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, रेडियस की ज़्यादा आ सकती हैं, और ऐसे ये पैकिंग एफिशिएंसी ये सब आ सकता है। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप खाली इसको जान लीजिए, करने का मेथड जान लीजिए, रटिए नहीं, इसको समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए इस चीज़ों की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आएगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से आएगा। तो हम एक्सप्लेन करने आ रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, इसके बाद डेंसिटी, इसके बाद डिफेक्ट्स आएंगे। चलो नया टॉपिक है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। तो इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज as the percentage of total space
space. It is defined as the total space which is occupied by the particles a in a certain packing इसका कहने का मतलब है कि कोई भी हमने लैटिस ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई लैटिस ले ली। अगर यहाँ पे हमने ये क्यूबिक के फॉर्म में है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे, ये क्यूबिक है, ये क्यूब का पूरा वॉल्यूम, और जो एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे उसका वॉल्यूम। फिर से सुनिएगा, ये जो क्यूब बना है इसका वॉल्यूम, और जो इसमें एटम्स आएंगे उसका वॉल्यूम। अब ये जो एटम्स आएंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे इस क्यूब का, यही होता है पैकिंग एफिशिएंसी। यही है पैकिंग एफिशिएंसी। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे कि अगर ये तो क्यूब है, इसका वॉल्यूम हुआ ए क्यूब, ये तो हो गया, लेकिन जो एटम्स आएंगे वो कितना इसका ऑक्यूपाई करेंगे और उसका क्या वॉल्यूम होगा, उसके जो रेशियो को हम निकालेंगे। यही है पैकिंग एफिशिएंसी। यही है क्या पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब वो जो एटम्स आएंगे उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उनकी क्या एफिशिएंसी है, उनकी क्या क्षमता है कि इस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। यही हमारी है पैकिंग एफिशिएंसी। अब इतना तो आप समझ ही सकते, क्लास 12th के स्टूडेंट से इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज टोटल स्पेस इन विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन अ सर्टेन पैकिंग। इस सर्टेन पैकिंग में, इसकी लैंग्वेज मत जाइए, मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन किया शुद्ध हिंदी भाषा में वो समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको फॉर्मूले लिखे दे रहे हैं, वैसे इसको हम शॉर्ट में PE भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल और लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट मतलब एक सेल, ठीक है, यूनिट सेल। इसमें देखिए क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्रिस्टल लैटिस में अनेक यूनिट सेल हो सकती हैं, पर एक यूनिट सेल में एक अनेक क्रिस्टल लैटिस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल से ही बना है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। इसको ध्यान से दीजिएगा। मैं आपको इसकी चैप्टर की PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे रिक्वेस्ट करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये देखिए, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अब हम इसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे PCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, और हम इसकी सिंपल क्यूबिक में चेक करेंगे, और हम चेक करेंगे FCC में, जिसका पहले हमने रेडियस फाइंड की थी। उन्हीं सबकी हम एफिशिएंसी चेक करेंगे कितने % में है। सो लो गैस, अब तक पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। हम पैकिंग एफिशिएंसी इन स्पेस क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इससे पार्ट 2 में हमने बताया था कि इन स्पेस क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं। पार्ट 3 में हम बता रहे हैं कि इनकी रेडियस क्या होती है। स्पेस क्यूबिक स्ट्रक्चर की बताई, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बताई, FCCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बताई। इन सब की पार्ट 2 में हमने एटम्स बताए थे। अब पार्ट 3 में इनकी रेडियस बता रहे हैं, और फिर पार्ट 3 में हम इनकी रिलेशन बता रहे हैं, कि एफिशिएंसी बता रहे हैं किसी भी रजिस्टर में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में होने की। जैसे हमने बताया था, बात की थी सिंपल क्रिस्टल लैटिस क्यूबिक में रेडियस इनकी ये होती है। अब वॉल्यूम एक स्फीयर, अब देखिए एक एटम स्फीयर के फॉर्म में होता है, मतलब एक वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। यहाँ पे हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्फीयर की बात करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल क्यूब के फॉर्म में होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, वेयर
ये देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ए की वैल्यू निकल आएगी। देखिए ऐसे ए इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू निकलेगी। अब ए क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब आया। यहाँ पे क्या है 8r क्यूब। ये किसका है वॉल्यूम? ये वॉल्यूम है यूनिट सेल का, यूनिट सेल का। ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, अब नंबर ऑफ एटम क्यूबिक सेल में 1 होते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। अब एटम प्रेजेंट इन अ वन यूनिट सेल, एटम कितने प्रेजेंट है? 1। मैंने बताया था, देखिए वो चीज़ें बाद में लिखी है। इसमें क्या है अब ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। कितने एटम है? 1। और वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? ए क्यूब मैंने निकाला था, ये देखिए ये। सो हेयर इसीलिए 4/3 पाई आर क्यूब, 8r क्यूब था, क्यूब से क्यूब कट गया, 4 2 जा, तो पाई/2 की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 6, और 6 को इससे डिवाइड करेंगे आएगा 52.4% इसकी इफिशियंसी है, इसकी इफिशियंसी। अब हम बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन अ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी। बीसीसी हमने पिछली वीडियो सब में बताया था कि बीसीसी में एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी बताया था, इनकी रेडियस भी बताई थी। अब यहाँ पे इन्होंने देखो डायरेक्ट निकाल लिया। पिछली बार देखो हमने रेडियस क्या बताई थी, इसकी रेडियस बताई थी a√3/4। इसी से इसकी ये इज लेंथ है, इज लेंथ कैलकुलेट कर ली गई। इज लेंथ क्यों कैलकुलेट करी गई? क्योंकि हमें इनका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम यहाँ से निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, वेयर ए इज इन दिस बीसीसी में ए क्या है? सबका ए बदलता रहता है। बीसीसी में क्या है? 4/√3 आर होल क्यूब। सो हेयर दिस इज सोल्यूशन हेयर। तो नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल, बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं? बीसीसी में एक बॉडी सेंटर्ड एक एटम, एज वाला पूरा साइड में जो होता है 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 एटम्स होता है। तो अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स, एक स्पेयर्स का वॉल्यूम ये है, 2 स्पेयर्स के क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए 8/3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गया इसकी? अब इसी को वॉल्यूम, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड किया गया है, इतना 8/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या था? इतना। तो कैलकुलेट 8 8 64। ठीक, 8 8 64, 3 से 3 कटा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये बचा। अब इसकी 0.68 मल्टीप्लाई 100 आप तो जानते ही हैं, 68% इसकी इफिशियंसी हुई। अब हम बात करेंगे अब देखिए एफसीसी को हम कितने नाम से जानते हैं? एफसीसी की बात करें, एफसीसी इन एचसीसीपी के नाम से जानते हैं, और सीसीपी यानी एफसीसीपी। एफसीसी को हम इतने नामों से जानते हैं। स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हमको पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी थी, तो पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर। पैकिंग इफिशियंसी आपको निकालने के लिए ज़रूरत है वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। कितने एटम प्रेजेंट है उतने उसके नंबर ऑफ स्पेयर्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसका यही करना है हमें। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे चल रहे थे इस पे। तो फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर जो इसकी इज लेंथ है हमारी वो इतनी होगी। ठीक, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? ए को जानते ही हैं, वेयर ए इज इन दिस एफसीसी में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है ये 2r√2, इसे क्यूब कर देंगे तो क्यूब हमारे आ जाएगा 16r³√2। ठीक, बस इसका एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में? तो एफसीसी में प्रेजेंट होते हैं एटम हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो इसलिए आ गया 16/√3 पाई आर क्यूब। तो बस इसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल वॉल्यूम इन अ यूनिट सेल। सो हेयर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 16 से 16 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 3√2 ऊपर बचा पाई, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.74 मल्टीप्लाइड 100, 74% इसकी इफिशियंसी होती है, वो भी किस में? एफसीसी में और एचसीसी में या एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके,
तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रीड करिए, घर पे पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी ये सब इफिशिएंसी, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको एक बार पढ़ लीजिए, अब काम हो जाएगा। बस ये जो इसकी इफिशिएंसी है ये मत भूलिएगा। कभी कभी आपसे पूछ सकता है बाय योर प्री बोर्ड्स एंड, और बोर्ड्स में तो बहुत ही रेयर केस में आता है, प्री बोर्ड्स में शायद में भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे आपका डेंसिटी कैलकुलेशन। पढ़ेंगे हम यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेशन, फिर इसके बाद पढ़ेंगे डिफेक्ट्स। सो गाइस, अब हम बात करेंगे डेंसिटी कैलकुलेशन की। क्या बात करेंगे हम? डेंसिटी कैलकुलेशन की। सो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं डेंसिटी कैलकुलेशन। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। आपको हम फॉर्मूला बता देंगे उसके, वो उसकी, और बता देंगे वो उसके जो कंपाउंड्स आए, मतलब जो उसमें, और हमने किन किन फैक्टर से वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लैटिस की किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल मतलब एक से मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, वो आपको देखनी पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ, हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ऑफ यूनिट सेल। यूनिट मतलब होता है एक, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारा होता है एक्चुअल में Z मल्टीप्लाइड बाय M अपॉन N मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी इंफॉर्मेशन की लिख दे, Z क्या है, M क्या है, N क्या है, A क्या है। तो here guys, Z is the number of atoms present in a one unit cell. Number of atoms present in one unit cell. इसका मतलब Z या तो BCC होगा, या तो FCC होगा, या तो सिंपल क्यूबिक होगा, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिंपल क्यूबिक ये, और सिंपल क्यूबिक होगा तो कितने एटम्स होंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होगा तो कितने एटम होंगे, यही जितने एटम होंगे जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है, यूनिट सेल है, वो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और M जो होता है हमारा, वो होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास वो सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जो एटम गिवन रहेगा उसका एटॉमिक मास लिखना है, मास। और यहाँ पे होगा ये N इज द अवोगाड्रोस नंबर, होज नंबर। हेयर A इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, क्रिस्टल और क्यूब। सो गैस, मैंने आपको बता दिया है। बस एक इंफॉर्मेशन आपको हम और प्रोवाइड करवा दें कि ये जो होगा ये हमेशा पिकोमीटर में होगा, ये हमेशा किस में होगा, पिकोमीटर में होगा, ऑलवेज इन पिकोमीटर। तो जेड आपको हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट लिखा दें, इम्पॉर्टेंट नोट कि जो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए और BCC के लिए और FCC के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एटम, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, मैंने आपको बताया ही था कि सिंपल क्यूबिक जो होगा, ये देखिए सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होंगे, और जो बॉडी सेंटर्ड होगा उसमें एक बॉडी सेंटर्ड होगा एटम होंगे, तो 1 + 1 = 2 एटम। फेस सेंटर्ड जो होगा 1 + 3 = 4 एटम। ये आपको ये जेड पुट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, मे बी इसके लिए इतनी आपके लिए सफिशिएंट होगी।
तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड। अब हम बात किस में करेंगे? डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड। सो हेलो गैस, अब ये हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड। मतलब इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट्स सॉलिड में होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। जब कभी मान लीजिए कोई हमने यहाँ पे एक हमारे एटम से क्रिस्टल लैटिस बना है, ये हमारा एटम से क्रिस्टल लैटिस बना है, ये आपस में अटैच्ड है, ये देखिए आपस में अटैच्ड है। अब यहाँ का जो कोई एटम है रिमूव हो जाए, पहली कंडीशन ये, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये, या फिर यहाँ का कोई एटम रिमूव हो के कोई इसी जगह पे दूसरा एटम आ जाए, सेकेंड कंडीशन ये, या तो फिर ये सब रिमूव होकर कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाए, थर्ड कंडीशन ये। तो इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जब इसमें ऐसी कंडीशन में इनमें क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ कोई एटम हट करके कहीं और चला जाए, क्रिस्टल लैटिस को ना छोड़े, हो सकता है घूम के यहाँ पे आ जाए, हो सकता है घूम के कहीं और आ जाए, बस इस क्रिस्टल को ना छोड़े, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन हो सकता हो ये पूरा होकर के एटम छोड़ करके चला जाए, एटम छोड़ ही करके चला जाए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है या तो फिर इसकी जगह या इसकी जगह किसी की भी जगह ये एक और कोई एटम आके अपनी जगह ले ले। तो ऐसी कंडीशन में सब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट मतलब हो जाता है शॉर्ट। आप तो सब जानते ही हैं, कहते हैं कि डिफेक्ट्स की रियल मीनिंग क्या होगी। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में नेम से ही सब कुछ है। डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट हो जाना, किसी में डिफेक्ट आ जाता है तो वही है डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड, इसीलिए नाम पड़ा है डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड। तो ऐसी कंडीशन में डिफेक्ट आ जाता है। तो यही सब कंडीशन कितने टाइप्स के होते हैं डिफेक्ट, सब हम ये पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे डिफेक्ट इन अ सॉलिड। और अब हम बताने जा रहे हैं कि डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट नोट दिखाएंगे कि डिफेक्ट से क्या हो सकता है। डिफेक्ट मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा दिया हम यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट, कि यहाँ पे डिफेक्ट होने से क्या होता है। ड्यू टू defects in the crystals, some new characteristics properties such as electrical activity and mechanical and conductivity and mechanical strength are developed in solids। मतलब ड्यू टू डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल some new characteristic properties such as electrical conductivity and mechanical strength ये इसमें क्या आ जाती हैं? डेवलप हो जाती है। मतलब अब आपने ये भी जाना है कि अगर किसी में इम्प्योरिटी आती है या कुछ सॉलिड में डिफेक्ट आ जाता है, किसी एटम में या क्रिस्टल में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज होता है। वो क्या चेंज होता है? उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बदल जाती है। मैंने पहले वो 1 एम्पियर करंट लेता था, अब मान लीजिए 0.5 एम्पियर करंट लेने लगा। या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या किसी को वो पोलैरिटी 0.5 एम्पियर डायोप्टर की शो करता था, अब 1 डायोप्टर की शो करने लगा, या डायपोल मूवमेंट उसका शो करने लगा। सो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, यानी डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली टाइप अगर मैं आपको बताऊं तो डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। यानी डिफेक्ट में जो आपको बता दूं, हमारे कोर्स में कितने टाइप के हैं डिफेक्ट तो होते हैं हमारे पास है 2 टाइप के। एक है पॉइंट
डिफेक्ट और एक है लाइन डिफेक्ट। ये मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सब मैं आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये लाइन डिफेक्ट हो गया, और ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है लाइन डिफेक्ट। सो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? सो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्यूमेट्रिक डिफेक्ट, एक है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेट्रिक डिफेक्ट, एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए सब नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको। देखिए स्टोकियोमेट्रिक यानी स्टोकियोमेट्री में डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्री यानी इसकी नॉन स्टोकियोमेट्री में स्टोकियोमेट्री इसकी चेंज नहीं होती, ऐसे कैसे डिफेक्ट होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी इम्प्योरिटी आ जाए तब डिफेक्ट, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये हम फर्दर क्लासीफाई में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट और ये होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और इसमें होता है मेटल एक्सेस में होता है, और इसमें मेटल डिफिशियंट, मतलब इसमें मेटल और मेटल डिफिशियंट, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्दर क्लासीफाई, परेशान मत होइए, मैं आपके लिए बिल्कुल बढ़िया नोट्स बना के एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे मुझको सही लग रहा है कि यहाँ पे आपको और अच्छे समझाने की ज़रूरत है, मैं वो अलग पेज पे समझा रहा हूँ। सो गाइस, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये इसके 2 पार्ट है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन में है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? These are the point defect that do not disturb the stoichiometry of the solid. The ratio of cation and anion remains same. इसमें क्या होता है, इस स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के रेशियोज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब ये अपना जो एटम्स जो होते हैं, डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट से एटम क्रिस्टल लैटिस को कोई नुकसान नहीं होता है, कैटायन एंड एनायन के रेशियो सेम रहते हैं। इसका मतलब उसका वॉल्यूम सेम रहता है, जस्ट लाइक दिस। मान लीजिए यहाँ पे ये सब क्रिस्टल अपनी हर जगह बैठे हैं, मान लीजिए एटम अपनी हर जगह लिए बैठे हैं, मान लीजिए हर अपनी कुर्सी जमाए लोग बैठे हैं, ये देखिए यहाँ से कुर्सी बनाए, पर यहाँ को जो एटम अपनी कुर्सी छोड़ के चला गया, तो ऐसे में क्या आ गया, अब यहाँ पे डिफेक्ट आ गया। इस सॉलिड पूरे में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। इस पूरे क्रिस्टलिटिस में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया है। तो यही डिफेक्ट करते हैं। अब इनके 2 टाइप्स हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उन डिफेक्ट से हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, एक बार आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आपको ये थियोरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से पूरा एंड तक मैं जहाँ तक आप पढ़ाऊंगा लास्ट वीडियो तक, ये पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप एक बार थियोरेटिकल पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक सब समझता आता है। देखिएगा कितनी ईजी लैंग्वेज लिखी है। व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, जब वैकेंट यानी खाली रह जाती है, द क्रिस्टल, उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ वैकेंसी डिफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट्स, इससे रिजल्ट क्या आता है, इससे परिणाम क्या मिलता है, इन डिक्रीज इन द डेंसिटी। और उससे क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट से जहाँ पे क्रिस्टल अपनी जगह छोड़ देता है, एटम अपनी जगह छोड़ देता है, वो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। और इससे हमें हानि क्या होती है, यानी इसमें परिणाम क्या मिलता है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए मास डिक्रीज कर जाता है बट वॉल्यूम रिमेन्स। मैंने आपको बताया था पहले कि वॉल्यूम रिमेन सेम रहता है बट मास डिक्रीज कर जाता है। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, जब इसको हीट करते जनरली तब डिफेक्ट ये डेवलप हो सकता है और हो पाता है। आप सोचेंगे तो मास डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या सेम रहा है। अरे मान लीजिए कोई भी हमारा क्रिस्टल लैटिस है, क्यूब के फॉर्म में है, अगर इसका ये 2 ग्राम का था अब 1 ग्राम का हो गया, तो ये क्यूब के फॉर्म में है, तो इसका
मास डिक्रीज किया पर इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ से अपने एटम कुर्सी छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब एटम अपनी कुर्सी को लेके बैठे हैं, तो इसीलिए जहाँ से चले गए वहाँ वैकेंट हो गया है स्पेस क्या हो गया, वैकेंट है, इसीलिए ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब वैकेंसी यानी खाली, डिफेक्ट आ जाए, इसीलिए वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टोकियोमेट्रिक के हम दूसरे टाइप में चलते हैं जो कि है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? इसकी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। When some constituent particle just like atoms or molecules also occupy an interstitial site, the crystal is said to have an interstitial defect। मतलब अब देखिए यहाँ पे एटम छोड़ के चला गया, ठीक, यहाँ पे एटम छोड़ के चला गया। अब जब एटम छोड़ के चला गया तो वो गया कहाँ? और जबकि हमने स्टोकियोमेट्री में एक रूल पढ़ा था वो जो कि कंपलसरी है कि कैटायन और आयनिक रेशियो सेम रहना चाहिए। अब जब ये यहाँ पे देखिए क्रिस्टल छोड़ के चला गया है, तब कहाँ गया है, किसी, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए कहीं और आके बैठ गया है। अब यहाँ का भी एटम कहीं आके एडजेसेंट आके बैठ गया है, यहाँ का मतलब अपनी जगह छोड़ कहीं और शिफ्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इसकी लैंग्वेज मैंने आपको बहुत ही ईजिली वे में समझा दी है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने पढ़ा स्टोकियोमेट्री के 2 टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कॉम्बिनेशन से 2 डिफेक्ट डेवलप होते हैं, जो कि अपना जो डिफेक्ट टॉपिक है अपना, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा केयरफुली वॉच करिएगा, और इसको हो सकता है तो अलग नोट्स बना के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लीजिएगा MIT। ओके, तो आप यहाँ में उनको क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट, वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। सो गाइस, ये है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड ये है शॉर्टकट डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रैंकल डिफेक्ट। लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल डीपली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक कंपाउंड, मतलब जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, उसमें एक टाइप था आयनिक सॉलिड, वो जो उस आयनिक सॉलिड के द्वारा सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकल और शॉर्टकट डिफेक्ट शो किया जाता है। सब्सटेंस फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैंने आपको पहले ही समझाया था, फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। इन दिस कैटायन इज डिसलोकेट फ्रॉम देयर साइड। इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट की क्या खासियत है कि इसमें जो कैटायन होता है वो अपनी जगह छोड़ के चला जाता है। इसमें जो कैटायन होता है वो अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, पर वो क्रिस्टल से गायब नहीं होता है, वो किसी इंटरस्टिशियल साइड को चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसने अपनी जगह छोड़ी, वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप हुआ, दूसरी जगह के पास गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आया, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्रैंकल डिफेक्ट डेवलप हुआ। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसमें सिर्फ कैटायन रिमूव होता है, इसमें सिर्फ मेनली ज़्यादा से ज़्यादा 99% कैटायन रिमूव होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी खोज की, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट कहा इसे। इसके एग्जाम्पल क्या है, AgBr, AgCl, ZnS, AgI, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल से इसको याद रख लीजिएगा। ये डिफेक्ट किस में होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये किस में डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टकट डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट है क्या, इन एन आयनिक सॉलिड ऑफ अ टाइप A+-B इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयंस रिमेन मिसिंग, इट इज कॉल्ड अ शॉर्टकट डिफेक्ट। मतलब शॉर्टकट डिफेक्ट में होता क्या है, जैसे हमने NaCl ले लिया, Na+Cl-, ये है A+B- टाइप है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर जितना नंबर ऑफ Na+ गायब हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए लूज किया इसने, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक, तो ये नंबर ऑफ जितने कैटायंस गायब हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी गायब होंगे, सेम रेशियो गायब। अगर मान लीजिए जितने Na+ होंगे उतनी तो Cl- होंगे, इसीलिए ये सेम रेशियो में होते हैं, तो ये गायब भी कितने में होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, शॉर्टकट डिफेक्ट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट।
ठीक है। अभी देखिए सेम रेशियो गायब होगा, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता था। फ्रेंकल डिफेक्ट में सिर्फ कटायन ही गायब होता था, लेकिन शॉर्टकी में क्या हो रहा है, दोनों कटायन अनायन दोनों मिसिंग हो रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि इसमें दोनों मिसिंग हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस गायब हुआ है, यहाँ से बी माइनस गायब हुआ है, यहाँ से ए प्लस गायब हुआ है, यहाँ से बी माइनस गायब हुआ है, मतलब सेम रेशियोज गायब हो रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। और इसके एग्जांपल क्या है, NaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्राज। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हो सके तो अब फिर बैक करके 2-4 बार वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये टॉपिक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगेन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका है डिफरेंस बिटवीन। जनरली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के और फ्रेंकल डिफेक्ट्स। देखिए स्टोकियोमेट्रिक के 2 टाइप थे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वो इतने टाइप नहीं है, उसके कॉम्बिनेशन कितना टाइप है, शॉर्ट के डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट के डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। फर्स्ट देखिए पढ़ने की कोशिश करिएगा। इट इज प्रोड्यूस विच इज इक्वल नंबर ऑफ कटायन एनायन आर मिसिंग। मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है 1 सेकेंड पहले कि इसमें कि ये डिफेक्ट तब डेवलप होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, ये डिफेक्ट तब डेवलप होता है जब इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायंस मिसिंग होते हो किसी लैटिस से, तब ये शॉर्टकट डिफेक्ट होता है। लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यूजुअली कटायन रिमूव हो जाते हैं, यूजुअली कटायन डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी जगह से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यानी क्या डिसलोकेट हो जाते हैं, इसलिए हम इनके फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इससे इसकी डेंसिटी क्रिस्टल की डिक्रीज करती है, इसमें रिमेन सेम रहती है। शॉर्टके में क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, शॉर्टके में रिमेन डिक्रीज करती है, फ्रेंकल में रिमेन सेम रहती है। आप पढ़िएगा थर्ड वाला, हम यहाँ पढ़ेंगे दिस डिफेक्ट अकर्स इन हाईली आयनिक कंपाउंड हैविंग अ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इन विच एंड कटायंस एंड आयन नियरली इक्वल इन साइज। इसका कहने का मतलब है कि देखिए मान लीजिए जब हाईली नंबर आपके पास जितने ज़्यादा होंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जितने ज़्यादा आपके पास होंगे कटायन और अनायन जितने ज़्यादा होंगे, अब आपके पास अगर ज़्यादा है तभी तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम है आयंस में तो आप कैसे दे पाएंगे। इसीलिए अगर यहाँ पे एक प्लस गायब हो रहा है तो यहाँ से एक नेगेटिव गायब होगा, अगर यहाँ से एक पॉजिटिव गायब हो रहा है तो यहाँ से नेगेटिव गायब होगा, तो सेम रेशियोज गायब होते हैं। तो जितने ज़्यादा कटायन अनायंस होगा उतने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उनका, इसीलिए ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर से अनायन और कटायन मिसिंग होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, NaCl और सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रास। और इसमें हम देखेंगे इट इज जनरली शोन बाय दोज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव अ लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हिच आर डिफरेंस इन द साइज ऑफ एनायंस एंड कैटायंस इन अ लार्ज एग्जाम्पल। इसके AgCl, इसके एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr एंड जिंक सल्फेट। सो गैस मैं आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई एटम, मान लीजिए कोई क्रिस्टल लैटिस हमने ये बनाया, जनरली तो क्यूब के फॉर्म में होता है, मान लीजिए ये है क्यूब के फॉर्म में मैंने बनाया, ठीक है, जनरली क्यूब के फॉर्म में मैंने यहाँ बनाया। तो अब यहाँ क्या है, मान लीजिए कटायंस तो ज़्यादा हैं, अनायंस कम है, ठीक है। तब अब मान लीजिए कटायन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, कटायन यहाँ से रिमूव होते जा रहे हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे अनायंस और कटायंस में लार्ज डिफरेंस डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, लार्ज डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी वेरी लो है। तो इसीलिए इसमें जब कटायंस रिमूव होते हैं तो मान लीजिए कटायंस रिमूव हो रहे हैं तो अनायंस डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए कटायंस और अनायंस में लार्ज डिफरेंस आ जाता है। ये होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, AgCl, AgBr, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा। सो अब हम पढ़ेंगे इसके डिफेक्ट के पॉइंट, डिफेक्ट के 2 और टाइप्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। देखिए इसके नाम से ही सब क्लियर हो रहा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब जब इम्प्योरिटी किसी भी लैटिस में यानी क्रिस्टल में ऐड हो जाए तब वो वहाँ पे वो डिफेक्ट कौन सा कहलाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसकी हम लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आप अपने आप रीड करके समझ सकते हैं। दीज डिफेक्ट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मतलब बाहरी पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम समझते हैं, व्हेन मॉर्टेल NaCl कंटेन अ लैटिस अमाउंट, जब मॉर्टेल NaCl कंटेन करता है SrCl2
Cl2 को, जब देखिए कोई NaCl मान लीजिए साल्ट के पार्टिकल है वो मोल्टन स्टेट पे हैं, अब SrCl2 के पार्टिकल्स आके Na को डिस्प्लेस कर देते हैं, ये देखिए डिस्प्लेस कर देते हैं और पॉजिटिव जगह ले लेते हैं इन क्रिस्टलाइन साइट ऑफ Na प्लस आयन, उसे क्या बोलते हैं, ये एक इम्प्योरिटी है आके इसमें ऐड हो गई है और इसको जगह से इसको हटा दी गया, इस बेदखल कर दिया गया, जाओ Na प्लस अब तुम यहाँ से जाओ। अब देखिए इसको गायब कर दिया है, तो यहाँ इम्प्योरिटी आके अपनी जगह बना ली है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से एटम रिमूव हो गया, अब यहाँ पे कोई आके इम्प्योरिटी आएगी, तब तक यहाँ पे क्या है, वैकेंट साइट रह गई है, ठीक है। तो अब एक प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी एडेड। जब हम इम्प्योरिटी एडेड करते हैं, मान लीजिए उसकी किसी की हमको सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करनी, मान लीजिए वो हाईली कंडक्ट, मान लीजिए एक हाईली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हमको उसको लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है, तो हम उससे क्या एडिट कर दें, इम्प्योरिटी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉपिंग। तो यहाँ लैंग्वेज पढ़िएगा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू क्रिस्टलाइन कंपाउंड इन ऑर्डर टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ डॉपिंग, उससे हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग। तो आई होप मैंने आपको इस टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप भी अच्छे से समझे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक में पढ़ते हैं जो कि है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखिएगा ये है हमारा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन एंड आयंस डू नॉट करस्पॉन्ड टू द आइडियल केमिकल फॉर्मूला, दिस डिफेक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, इस नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम इनके जो टाइप है मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी, इनके टाइप से समझेंगे, इन दोनों को समझ करके हम इसको समझेंगे, क्योंकि इन दोनों को पढ़ करके ही नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट डिफाइंड किया जा सकता है। जनरली मैं एक बात इसको बता दूं कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है। अब देखिए एनायंस और इसके कैटायंस एनायंस डू नॉट करस्पॉन्ड टू आइडियल केमिकल, ओके। अब देखिए इसके हम टाइप को पढ़ते हैं, यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एक्सेस। क्या पढ़ने आ रहे हैं, मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस यानी मेटल एक्सेस मतलब ज़्यादा, एक्सेस मतलब ज़्यादा, मतलब जब मेटल एक्सेस हो जाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस कैसे डिफेक्ट डेवलप कर सकता है, देखिए जब या तो फिर एक तो हो सकता है कैटायन से मेटल एक्सेस डेवलप कर सकता है, एक तो एनायन से डेवलप कर सकता है, ठीक है। वो कैसे, मान लीजिए हम कैटायन रिमूव कर रहे हैं, हर बार हम कैटायन रिमूव कर रहे हैं, हर बार हम कैटायन रिमूव कर रहे हैं, हर बार कैटायन रिमूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एनायन डेवलप कर रहा है। तो क्या कर रहा है, एनायन डेवलप कर रहा है। जब कैटायन हम हटाते जा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए मेटल है, इसको हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया तो क्या हुआ, पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। अगर हम पॉजिटिव करेक्टर को हटा रहे हैं तो नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हुआ, आप यहाँ पे एनायन इंक्रीज किया तो क्या हुआ, मेटल एक्सेस हुआ। अब एक और तरीका है, एनायन को हम हटाते जाएं जस्ट लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन हम हटाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम हटाते जा रहे हैं, एनायन हम हटाते जा रहे हैं, तो क्या हुआ, पॉजिटिव करेक्टर डेवलप कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे भी यहाँ पे हमारे पास, इससे भी क्या हमारे पास हो रहा है, ये देखिए पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो दो तरीके से मेटल एक्सेस हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देखिए समझ सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव करेक्टर हट रहा है, पॉजिटिव करेक्टर निकल रहा है तो नेगेटिव करेक्टर बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव करेक्टर हट रहा है तो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ रहा है। ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखिए मैं हर बार वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, हर बार वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, करूँगा भी, जिससे कहता है अब देखिए इतने में ही सेम ही डिफेक्ट डेवलप हो रहे हैं। देखिए कोई हर कोई डिफेक्ट आपस से कोरिलेट्स कर रहा है, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके एग्जांपल क्या है, NaCl और KCl। अब देखिए अगर पोटेशियम हटा रहे हैं तो क्लोरीन बढ़ रहा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अगर क्लोरीन हटा रहे हैं तो पोटेशियम के कैटायंस इंक्रीज कर रहे हैं। सो यही था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब आई होप मैंने इसको भी अच्छे समझाया होगा। अब हम चलते हैं मेटल डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब कमी, तो मेटल डिफिशियंसी, मेटल में कमी कैसे होती है, अब ये डिफेक्ट हम पढ़ेंगे।
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब दिस डिफेक्ट अकर्स, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़िए, कोशिश करिए। दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द मेटल शोज अ वेरिएबल वैलेंसीज, जो मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जस्ट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट अभी आप आगे पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं और वेरिएबल वैलेंसी शोज करते हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। बस ये देखिए जो फेमस कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा हाईलाइट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहते हैं, और वो कैटलिस्ट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कौन से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करते हैं। अब देखिए, सोज वेरिएबल वैलेंसी दिस डिफेक्ट शोन बाय FeO, FeS और निकल ऑक्साइड एटसेट्रा, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड और निकल ऑक्साइड एटसेट्रा। अब देखिए ये कैसे डेवलप्ड होता है। मान लीजिए यहाँ पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे कैटायन वैकेंसी, यहाँ से कैटायन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, कैटायन वैकेंसी हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कैटायन रिमूव हो गया, आके कहीं और एडजस्ट हो गया, आके कहीं और एडजस्ट हो गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कहा के और एडजस्ट हो गया, तो ये हाईली पॉजिटिव बना लिया, हाईली पॉजिटिव बना लिया। यहाँ पे डिफिशियंसी होगी, यहाँ पे क्या हो गया, डिफिशियंसी होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे लेंगे कैटायन ऑफ हाइयर, देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे कैटायन ऑफ अ हाइयर वैलेंसी, मतलब यहाँ पे कहीं और आकर के 2+ देखिए बनाया, बाकी सब A+ है। ये देखिए बाकी सब A+ है, लेकिन ये 2+ बनाया है। तो और यहाँ जहाँ से आया है वहाँ पे डिफेक्ट को शो कर दिया है, कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो भी कैटायन ऑफ हाइयर वैलेंसी आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये इसका एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया है। अब यही है दिस ऑल अबाउट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, छोटा सा है, आपको बहुत और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू द मिसिंग ऑफ अ कैटायन ऑफ अ लोअर वैलेंसी एंड अदर लैटिस साइड ऑक्यूपाइड बाय द कैटायन ऑफ अ हायर वैलेंसी। मतलब इसका मतलब लोअर वैलेंसी से कैटायन आके हायर वैलेंसी में शिफ्ट हो गया है, जिससे क्या होगा, मेटल डिफिशियंस हो गया है, डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया है। तो अब आप आई होप इसे भी टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारी ये वीडियो का लास्ट टॉपिक था जो कि मैंने ख़त्म कर दिया है। सो गाइज, अब इस वीडियो को आप अच्छे से देख ले। ऐसा नहीं कि आपने मेरी पूरी वीडियोस देख लिया, अदर कोई वीडियो यूट्यूब की और कोई भी वीडियो देख ली है तो आपको 100% टॉपिक आ जाए। 100% बेटा कोई चीज़ भी नहीं होती है। अगर आप मेरे टॉपिक वीडियो देखने के बाद अगर NCERT या कोई आपके अदर बालाजी बुक या कोई CBSE पैटर्न बुक, जनरली NCERT है, अगर आप पढ़ते हैं तो मैं इतनी 100% इसको आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करा सकता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर आ जाएगा। मैंने आपको बताया 70% क्लियर हुआ। ओके, आप अपने मन से पढ़ेंगे और अच्छे से 95% क्लियर हो जाएगा। रिवीजन करेंगे तब 100% ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो गाइस, चलते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।